नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने कल पेपर दे लिया होगा, आज मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन विस्तृत बात करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीडली चलेंगे। तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको अवश्य देख लें। और सीधा मैं क्वेश्चनों पे चलता हूँ। आप अपनी मार्किंग करें और फिर देखें आपके कितने आंसर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं थोड़ा नॉर्मल आपको विस्तार से भी बताऊँगा बेसिक चीज़ें। देखो, एच सी एफ आपको 27 दे रखा है और पर्सन ने बोला कि एच सी एफ 27 ने महत्तम 27 दे रखा है और लघुत्तम आपको 162, यानी एलसीएम 162 और एचसीएफ 27। एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है। तो ये आपको पता ही है कि दो संख्याओं का यदि गुणनफल पहली गुणा दूसरी है वो बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आपका एचसीएम तो कितना है 27 और एलसीएम कितना है 162। पहली संख्या देखो 54, पहली संख्या कितनी है 54 मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 27 इंटू एलसीएम 162। आपको सेकंड चाहिए तो इसको 54 को उधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में आ गया 54। 27 से ये 2 बार, इस 2 का भाग इस 62 में 81 बार। तो आंसर क्या आ गया 81 आ गया। अगला देखो, इसकी शून्य पूछे तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन से देखो, पढ़ने यहाँ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 8, तो ये तो नहीं हुआ 0। जब भी ऑप्शन रखें तो ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन अपने आंसर नहीं होगा। अगला देखो -2 रखो तो -2 का तो प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 और -8 तो 0 हो रहा है। इसका मतलब -2 शून्यंक होगा। अब 4 को और चेक करो, 4 का 16 माइनस 4 का 8 माइनस 8 16, तो ये भी 0 हो रहा है। तो जब भी ऑप्शन का क्वेश्चन हो तो आप शून्यंक यहाँ रख के ही रख लो। दूसरा कोई तरीका जानना चाह रहा हो तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दो शून्यंक के लिए, फिर इनके टुकड़े कर लो तो 4 और 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ गया, इधर से x प्लस 2, दोनों का मल्टीपल 0 तो या तो x माइनस 4 0 है या x प्लस 2 0 है। x माइनस 4 0 तो x बराबर 4 आ गया, x प्लस 2 0 यानी x बराबर -2। ये हो गया आंसर अपना। तो आप सीधे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना। अब बोला पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे से कम है। तो थोड़ा सा यहाँ लिखने में यहाँ है, पहली संख्या x का दुगुना। तो पहली संख्या x का दुगुना, तो x का दुगुना यानी 2 से गुणा। दूसरी संख्या y है, y के 7 गुणा, तो y का किससे गुणा 7 से 5 कम है तो -5। तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये आंसर आपका हो गया 2x माइनस 7y माइनस 5। अगला क्वेश्चन है, सरल था प्रश्न। अगले में देखो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है आपको। प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 दे रखा है। देखो प्रथम पद बोलते हैं अपन ए को, ए तो 2 है और सार्वंतर कितना है डी बराबर 3 है। तो आपको पूछा एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, देखो एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए डी के मान रख दो बस, 2 प्लस एन माइनस 1 डी का मान बोलो 3, 3 का गुणा करना था अंदर बस, तो 3n माइनस 3, 2 में से 3 तो 3n माइनस 1 बचता। तो आपका आंसर हो जाता 3n माइनस 1, ये बड़ा। अगला देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। 3 के गुणज लिखना, 3 के गुणज देखो 5 कौन से होंगे, 3 6 9 12 और 15। तो देखो आप आड़ू तरीके से सीधा भी कर सकते थे, इनका जोड़ ही तो करना था। तो जोड़ किया आपने तो 3 और 3 6, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। तो आंसर 45 हो गया। कोई कहते सर गणित की तरीके से बताओ, तो ए बराबर 3 ले लो। आपको चाहिए एस एन, एस एन बराबर होता है n बटा 2, ए प्लस ए एन, पहला पद प्लस लास्ट पद। तो ए एन कितना है यहाँ 15 और पदों की संख्या एन कितनी है यहाँ पर 5, मान रख दो बस। एस 5 बराबर हो गया 5/2, ए यानी 3 प्लस एन यानी 15। तो यह आया 5/2, 15 और 3 18, 15 के 2 का भाग 9, तो 9 पंजे 45 हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा ये अपने प्रिंट सही नहीं हुआ।
कोई ना, तो इसको अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या पी क्यू आर में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ वाला जो है उसमें ये है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण है। और ऑप्शन में यहाँ है कोण पी, यहाँ पर है कोण आर, और बी ऑप्शन में है कोण क्यों, और ये डी ऑप्शन है ना उसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें आप देखो कि पी आर स्क्वायर कर्ण है, कर्ण वाली तो भुजा बनाएगी नहीं समकोण, तो पी आर तो कर्ण हो गया, इसका मतलब जो पी आर को छोड़कर है यानी कौन सा हो जाएगा, क्यों कोण हो जाएगा। वैसे आप देखो तो चित्र भी बना सकते हो, जब आप चित्र बनाओ तो देखो इसको जब नामकरण करोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखो आपने ये लिखा पी आर, क्या लिखा पी आर, और इधर ये हो गया क्यों, यही पी आर क्यों लिखा, क्योंकि कर्ण था, कर्ण सामने आएगा तो 90 डिग्री कौन सा होगा, क्यों वाला कोण हो जाएगा। तो आसान था, तो आंसर हो गया इसका कोण क्यों। अगले क्वेश्चन में जाना। अब बोला बिंदु 0 3 की अक्ष अक्ष से दूरी, यहाँ 3 की जगह क्या है अक्ष अक्ष है ना, 3 की जगह क्या है, कुछ वर्षन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, यहाँ पर है अक्ष अक्ष से दूरी। तो देखो अक्ष अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। तो अक्ष अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, वाई निर्देशांक। और वैसे देखो तो आप देखो इसको इसमें रख के देख लो भाई, 0 3 कहाँ पर आएगा, 0 अक्ष पर तो 0 और वाई पर 3, तो ये मान लो बिंदु यहाँ आ गया 0 3। अब बताओ इसकी अक्ष अक्ष से दूरी कितनी है, यही तो है ये दूरी, अक्ष अक्ष से दूरी। देखो मैं ये वाली दूरी, ये तो अक्ष अक्ष से दूरी, तो ये कितनी हो गई, वाई निर्देशांक यानी 3 हो गई। तो आंसर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, सीधा सही। आप ये ध्यान रखो अक्ष अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी अक्ष निर्देशांक, दूरी पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। ये सारणी का प्रश्न था डायरेक्ट। 2 साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2, √2 गुणा होगा तो 1/2 आ जाएगा, और 2 से 2 गया तो अपने 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसी चीज़ को आप यदि 11th क्लास में जैसे आओगे तो अपन इसको ऐसे करेंगे। अब इस 2 साइन ए, फिर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम 2 साइन ए कोस ए, इसको अपन बोलते हैं साइन 2a, यानी कोण का डबल हो जाएगा। तो साइन कोण 45 का डबल 2 गुणा 45 यानी 90। तो यदि ऑप्शन का प्रश्न हो तो अगली क्लास में क्या साइन 90 का मान सीधा 1 होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें आपको बोला किसी वृक्ष की छाया और उसकी ऊंचाई का अनुपात 1√3 है तो उन्नयन कोण पूछा है। अब देखो जैसे ऐसे प्रश्न आए ना उनमें ये देखा करो 10 में कौन सा मान है, कब आ रहा है बस। अब ऐसे देखिए यदि चित्र बना के मैं बताऊँ आपको, तो ये वृक्ष है और इसकी मान लो इधर सूर्य है इस साइड पे, तो इनकी जो छाया, इसकी छाया किधर होगी, इधर, ये इसकी मान लो छाया। प्रश्न ने बोला वृक्ष की छाया और ऊंचाई इन दोनों का अनुपात दे रखा है प्रश्न है, तो अपन त्रिभुज बना देते हैं। प्रश्न ने क्या करा, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, वृक्ष की ये तो छाया और ये ऊंचाई, तो ये छाया ऊंचाई, ये कौन पूछा है उन्नयन कोण, तो ये किसके छाया ऊंचाई किसकी होगी, टेन थीटा के। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ऊंचाई बटा छाया, और टेन थीटा बराबर ऊंचाई बटा छाया का मान दे रखा है 1/√3, कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है। अब देखो टेन थीटा में 1/√3 किस पर आता है, टेन 30 पे, तो आंसर हो जाएगा रूट थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखो किसी वृत्त के व्यास पर यदि स्पर्श रेखाएं खींचेंगे अपन तो वो क्या होगी, ये मान लो कोई वृत्त है और इस पर यदि स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ये इसका व्यास है और ये इसका मैंने मान लो केंद्र दे दिया हो, तो ये दोनों इस वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। ये ब माने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब,
तो आंसर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्त की परिधि, देखो परिधि का सूत्र आना चाहिए, परिधि होती है 2πr। में सीधे क्वेश्चनों के आंसर पे चल रहा हूँ, थोड़ा अपने समय बचे। आपको त्रिज्या पूछे तो यहाँ से आराम से आ जाएगी, 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देते हैं, r 176। फिर 2 से काट दो इसको, या उधर भेज दो, एक ही बात है, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर इसको 4 से काट दो, फिर r बराबर ये 7 उधर जाएगा, तो 4 गुणा 7 यानी 28 सेमी आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर मिला लेना आप। एक गोले का आयतन, आयतन दे रखा है गोले का, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये 36 हो गया। 4/3 पाई का मान रख दो 22/7 गुणा r क्यूब बराबर 36। तो किसी को काटना नहीं आता ना इधर उधर से, तो उधर भेज लिया करो पहले सभी। मैं यहीं से काट रहा हूँ, 4 इससे कट गया कितने बार, 9 बार, और कोई कट नहीं रहा तो उधर भेजो। तो देखो r क्यूब बराबर हुआ, r क्यूब बराबर क्या आ गया, 9 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 22 आ गया। थोड़े से इस पर्सन में अपने एक दिक्कत है, यहाँ 36 पाई है, 36 पाई है। तो देखो इधर 36 पाई होगी तो पाई से पाई वाला मान कट जाएगा, तो 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक बार दोबारा कर देता हूँ मैं, देखो इसको। तो ये क्या, ये सिंबल आए नहीं जब कॉपी पेस्ट किया अपन ने, तो ये 36 पाई है, तो पाई से तो पाई कट गया, तो फिर बचा r क्यूब बराबर, अब देखो 4 का भाग दे दो इसमें 9 बार, तो r क्यूब बराबर 9 गुणा 3 यानी 27। तो r बराबर घनमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27। तो आंसर हो गया 3। ये देखो अच्छा प्रश्न था कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से। कहाँ से शुरू होगी, 0 से होगी। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक करोगे तो 11 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी, और इनका माध्य पूछना है, यानी इनको जोड़ के भाग देना है। अब तो 10 तक की संख्याओं का जोड़ आप सीधा भी कर सकते हो, और ये सीधा नहीं करो तो ऐसे कर लो, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, और 10 एक पड़ा है, 9 और 1 10। तो कितने 10 हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5, तो 50 रे 55, 55/11 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आंकड़ों का योग, तो इन सब का तो योग बटा आंकड़ों की संख्या, इन सब का योग ही करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा है मैंने। बेसिक परसेंट आएंगे, सबके बीच में प्लस लगाओ और सबका जोड़ कर लो, और कितने हैं टोटल, 11 है, तो 11 का भाग दे दो, बस ये किया था। अगले क्वेश्चन पे चलो। इसमें आपको बहुलक, बहुलक यानी जो ज़्यादा बार आए, तो देखो 3 को देखो 1 2 3 4 5 बार आ गया, तो बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। बहुलक आपके क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ इस ऑप्शन में 7 था, तो ये बहुलक का आंसर आ गया आपके 3। अगले क्वेश्चन पे देखो, देखो कितना आसान प्रश्न है। आपको पता है कि PE प्लस PE नहीं दे रखा है बराबर 1 होता है, ये पता है, और आपको PE दे रखा है 0.05, और PE नहीं पूछा है। E नहीं की प्रार्थना लो, PE नहीं 1 और PE नहीं है, तो उधर भेज दो, पक्षांतरण करोगे प्लस वाले उधर माइनस में, तो 1 माइनस 0.05। देखो पॉइंटों की घटाते हो ना, तो 2 0 ऐसे लगा के 0.05 ऐसे घटाओगे, तो यहाँ 5 गया नहीं, तो 1 यहाँ से लिया, यहाँ 0, यहाँ 9 और यहाँ 10, 10 में से 5 और 9, तो 0.95 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 0.95। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें अपने 15 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। अब जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं उनमें क्या देखो 11वां पद चाहिए। तो 11वां पद क्या होता है, a+10d। मैं सीधा बता रहा हूँ क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। a का मान कितना है, यहाँ से -3 + 10 d का मान। देखो डी का मान यदि आपकी दिक्कत हो रही है तो आप निकाल लो साइड में लेके, वह दूसरे में से पहला घटाना है, दूसरे में से पहला, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो -1 + 6/2 यानी आएगा 5/2। तो ये आप निकाल सकते हो साइड में, डी का मान ये रख दो, 5/2 रखा, 2 से 10 5 बार, तो 25 25 - 3 करेंगे तो
22, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। कितना आया, 22। अगला देखो, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली रह रहा हूँ। देखो कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। कोस स्क्वायर 60 का मान होगा 1/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस मत कर लेना, प्लस से तो उत्तर 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो प्लस नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस √3 का 3/4, घटा लो दोनों को, तो 1 माइनस 3/4 यानी माइनस के 2/4, कट्टा तो आपस में माइनस का 1/2, तो आंसर आ गया आपका माइनस का 1/2 रिक्त स्थान में। अगला देखो, एक वर्त का आपको क्या कर रहा है कि एक वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 154 दे रखा है, त्रिज्या पूछी है, निकाल सकते हैं आराम से। पाई का मान रख दो, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, 22 का भाग 154 में 7 बार, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 हो गया, तो आर बराबर 7 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। अगला देखो, यदि एक शंकु की त्रिज्या आर का मान 6, एच का मान 8 है, आपको तिर्यक की ऊंचाई पूछी, तो आपको एक संबंध पता है इनका कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 100, एल स्क्वायर बराबर 100, तो एल बराबर वर्गमूल कर देंगे 10 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 10 सेमी। ये इकाई जरूर लिखना। ये देखो सीधा सूत्र है कि 3 माध्य के बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, या इनका जो बीच का डिफरेंस है उसमें भाग देकर निकाल लो, एक ही बात है, फिर इनमें जोड़ दो, या आप सीधा ही करो 60 + 75/2 कर दो, तो ये हुआ। तो इसमें आप 2 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, फिर 1, 7 दूनी 14.5 यानी 67.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, एक पास से कुछ साल पर 6 से बड़ा अंक करने की प्रायिकता। देखो 6 से बड़ा तो असंभव घटना होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब वैसे भी देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 से बड़ा तो 0, अनुकूल स्थिति बटा कुल 0/6 यानी 0 हो गया। तो सरल प्रश्न था ये। देखो 10th की क्लास से देखे तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अगला ने दिमाग लगाया कि अक्ष वाई का लघुत्तम, लेकिन आपको अक्ष वाई से डरने की जरूरत नहीं थी, आपको ये संख्याएं दिखनी चाहिए थी कि संख्याएं कौन सी दी है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, बड़ी घात को दोनों में से जो बड़ी घात है वो लेते हैं। तो इन दो में से बड़ी क्या है, 2 की घात 3, और 3 इनमें से बड़ी 3 की घात है 2, 2 की घात 3 तो 8, 3 की घात 2 9, तो 9 बेहतर। थोड़ा बहुत लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीडली चलूँगा, पूरा नहीं लिखूँगा, आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना था। अब अभी आंसर मिलाएंगे, अपने आंसर सही है कि नहीं है, बस शून्य के निकालना है। शून्य के बराबर करो, 3 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 या √3 ले लो, एक ही बात है। वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, तो एक्स बराबर +- √3 हो जाएगा। तो ये आंसर सीधा भी निकाल सकते हैं। और किसी ने ऐसा किया हो, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया हो, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, एक ही बात। अब भी उत्तर वही आएगा, आगे 0 कर देंगे इनको। अगला देखो, सीधा आपको 2 चीज़ें दिखी, अब इनको हल करना था, तो आपके पास 3 विधियाँ हैं, जिसमें से सिलेबस में 2 है, तो कोई सी भी 2 लगाओ। विलोपन लगाई, दोनों का जोड़ किया, तो आपने देखा कि y से तो y कट गया, बचा गया अक्स एक्स 2x, 14 और 4 18, तो x बराबर तो 18/2 यानी 9 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से 9 + y बराबर 14, y यानी 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, सरल था। आकृति दे रखी है और बोला कि DE समांतर है BC के। जब DE BC के समांतर होता है तो अपन थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या होती है कि इनका अनुपात बटे में, जब इनका नाम दे रखा है, ये DE समांतर है किसके, BC के, तो ये BC है और ये मान लो A है। तो आपके थेल्स प्रमेय लगाओगे तो आप क्या लिखोगे कि AD/DB
बराबर ए ई बटा इसी, एकदम बेसिक पर्सन है। जब मैं आपको ये क्योंकि रीजन वाली क्लास से बताया तो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में छोटे पर्सन आ रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा डरे नहीं इससे। वज्र गुणा कर लो, देखो इसका इससे इसका इससे, तो ये हुआ 1.5 गुणा इसी बराबर 3, तो इसी बराबर 3 बटा 1.5, पॉइंट हटाओगे तो 3 बटा नीचे तो 15 और ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये 30 बटा 15 यानी 2 का भाग 2 आ गया, 2 सेमी हो जाएगी। आगे देखो, ये भी जैसे 10वीं में देखें तो क्या माइनस में गलती करने के लिए ये पर्सन है, और वैसे बहुत सरल है। तो बीच की दूरी पूछिए तो आप बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, बीच की दूरी से बीच की दूरी बराबर सूत्र लगा दो, बीच की दूरी सूत्र क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी एक को x मान लो और किसी एक को y मान लो, देखना। तो पर्सन अच्छे हैं, और वीडियो देखो आपको अच्छा लगे तो आप किसी दोस्त को और भेजें तो वो भी अपने आंसर की मिलाकर आपको बताए कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखो बात सुनना, तो यहाँ से अपन यदि निकालें तो इनकी मान देखो, ये क्या हुआ, इसको x1 मान लो तो ये y1, ये x2 तो ये y2, बस मान रख दो। तो आपने मान रखा कि x2 यानी माइनस ए, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये हुआ 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, 4 का वर्गमूल 2a, तो दूरी कितना आ गई 2a इकाई आ गई, वर्गमूल कर दिया बस। दो अच्छा पर्सन था, इसमें भी कुछ ही नहीं है। आपका एक ऊर्ध्वाधर खंबा है ये, और उसकी परछाई मान लो इधर सूर्य है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर, ये इसकी परछाई, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको पूछा है कि इसका उन्नयन कोण कितना का होगा, उन्नयन कोण ऊपर ऊपर तक जाता है ये वाला, ये चीज़ आपको अगले ने पूछी है, तो कैसे निकालोगे, इसको मैंने मान लिया थीटा, ये दोनों चीज़ें बराबर है तो अपन ने इसको अक्स मान ली, यहाँ लिख देना, माना परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर अक्स अक्स है। उन्नयन कोण निकालना है, देखो त्रिभुज एबीसी ले लिया, बी कोण समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी में टेन लगा दो, टेन थीटा में सीधा लगाता हूँ, यहाँ लैंग्वेज कम लिखते हैं अपन, तो अक्स बटा अक्स होगा, अक्स बटा अक्स 1, तो टेन थीटा में 1 कब आता है, तो 45 का मान 1 होता है, टेन 45, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी उन्नयन कोण। मैं देखो यहाँ इन पर्सनों में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आंसर निकलेगा। उससे क्या होगा, अपना वीडियो छोटा बनेगा और अपन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। तो ये मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, ये कोई मीनार है, ये रही कोई मीनार, इसके पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, ये कितनी मीटर की दूरी है 100 मीटर की दूरी है पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कह रहा है। ये कह रहा है कि, दोबारा सुनना देखो, ये कह रहा है कि ये तो मीनार है तुम्हारी, इस मीनार की ऊंचाई पूछी तो इसको तो एच मान लिया अपन ने, और बोला कि इसके पास से 100 मीटर की दूरी पर, तो ये 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब देखो इनका नाम दिया एबीसी, यहाँ पर बोल दिया ये समकोण है यार, इसलिए अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, त्रिभुज इसमें त्रिभुज मान लो कोई सा, जैसे त्रिभुज एबीसी है मान लो, ये ए बी सी, तो त्रिभुज एबीसी में फिर क्या लगाएंगे, टेन 60 लगाएंगे, टेन 60 क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब एच कर्ण लंब, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो कोण के सामने का ये लंब और ये आधार, है ना। तो मैं थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ, टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, ये मीनार के पास से उस बिंदु 100 मीटर दूरी बिंदु के उसके शिखर और तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से, तो टेन 60 का मान रख दो, √3 एच बटा 100, तो 100 √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ √3 का मान भी रख सकते हो आप, तो 100 गुणा 1.732 एच, फिर ये गुणा करोगे तो ये आ गया 173.2 एच, अब मीटर में तो 173.2 मीटर हो जाएगा।
दो एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है, केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर थीटा। ऐसे लिखा करो, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 60 बटे 180। ये 7 से 7 कट गया, क्या हुआ, 7 से 7 कट गया, और 60 का भाग 180 में 3 बार, तो ये आया 22/3, भाग दे लेना। और ये चाप की लंबाई होगी। लंबाई देखो, चाप की लंबाई है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है 6 × a² बराबर 1014। तो घन की भुजा पूछी है, तो देखो 6 का भाग दे दो इधर, 1014 में 6 का भाग किया तो 6 एकम 6, फिर 4 बच गया 41, तो 6 6 36, फिर कितना बचा गुणा 9 6 54, तो 9 छिकाणी 54, 169 हो गया। तो a² बराबर 169, तो a बराबर वर्गमूल ले लो, तो a बराबर कितना हो गया 13 हो गया। वर्ग मीटर था तो इसलिए मतलब 13 मीटर में आ गई। अगला देखो, त्रिज्या r बराबर 7 सेमी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का, तो एक गोला 4 वृत्तों के बराबर होता है, तो क्या होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। मान रख दो बस, 4π का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, इसका ऐसे गुणा कर लो, 88 गुणा 7 हो जाएगा, तो 8 7 56, फिर 56 6 56 5 416 सेमी स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो ये पसंद है, छोटे वाले क्वेश्चन है ना। उम्मीद करता हूँ मैंने लैंग्वेज कम लिखी है, लेकिन आपको समझ में आए होंगे। मैक्सिमम काम आपका है कि आपका आंसर मैच खा रहा है नहीं खा रहा। वैसे लिखना भी अच्छी तरीके से होता है परीक्षा में, लेकिन अभी अपन केवल एक सॉल्यूशन के टाइप से क्वेश्चनों को कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, अब इनको भी अपन थोड़ा स्पीडली करेंगे जो आगे वाले क्वेश्चन है। अब आपको पूछा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या करते थे, उल्टा मानते थे। तो सॉल्यूशन जैसे आप शुरू करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, आपने लिखा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अगर उस परिमेय संख्या तो उनको क्या कर सकते हैं अपन, p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इनका वज्र गुणा कर दो, तो ये √5 बराबर p, फिर वर्ग ले लेते हैं, तो 5 बराबर p²। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो ये वाला 5 है ना, ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 5p² को विभाजित करेगा। 5 किसको करेगा, p² को विभाजित करेगा। तो 5 में 5 यदि p² का होगा, सेम ही चीज़ है p², तो p गुणा p, तो 5 इसका मतलब p को भी विभाजित करेगा। 5 किसको करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ जो अपन ने मानना है ना p q, यहाँ क्या है कि q का मान 0 नहीं है, और p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, तथा p व q क्या है, पूर्णांक। ये लाइन दोनों प्रश्नों में आप सेम ही लिख देना। सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब देखो 5 में p, 5 को p विभाजित कर रहा है, 5 है वो p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 p में 5 तो है, p में क्या मौजूद है, 5 तो है। और दूसरी चीज़ का अपने को पता नहीं है, तो अपन ने मान लिया कि दूसरी चीज़ इसमें क्या है, r है। मतलब 5 की गुणनखंड में p तो है, मतलब p में 5 तो है, लेकिन और चीज़ों का पता नहीं है, तो और अपन ने r मान ली। फिर इसका वर्ग कर दिया, तो ये हो गया p², इधर 5 25 r² हो गया। तो आगे अपन ने देखा, तो अब देखो जो p² का मान रख दो यहाँ से, कितना आ जाएगा 5 क्यों, फिर आया 25 r², 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आया इधर 5 r²। अब दोबारा देखना, ये वाला जो 5 है वो इधर आके इस क्यों को विभाजित करेगा, तो वही लाइन है सेम। क्या लिखोगे कि आप लिखोगे कि 5 है,
इधर क्यू स्क्वायर हो गया ना, 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से एक बात पकड़ो, देखो आप देखो कि 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 तो पी और क्यू में अभिनिष्ट गुणनखंड है, लेकिन ऊपर बोल क्या है कि पी और क्यू तो सहभाज्य है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये अपने ऊपर माना था जो खतन, उस वजह से ये गलती हुई है। इसलिए वो लैंग्वेज आप लिख दोगे क्या कि पी और क्यू में 5 अभिनिष्ट गुणनखंड है, लेकिन हमने बोला था कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, अतः हमारे जो अपनी कल्पना थी उसका विरोधाभास हो गया। इसका मतलब √5 परिमेय नहीं है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे प्रश्न था, सरल लैंग्वेज आप थोड़ी लिखना। अगला क्वेश्चन देखना। अब इसकी शून्य निकालने, आपको क्या करना है, शून्य निकालने हैं। तो देखो शून्य निकालने हैं तो शून्य के बराबर करो, है ना, तो आसान प्रश्न है। शून्य के बराबर करके टुकड़े कर लेंगे। जैसे इसको शून्य के बराबर किया तो ये ऐसे आया 2x² - x - 6 बराबर 0। तो 2x², अब देखो दोनों का गुणा तो 12, तो 12 के अभिनिष्ट ऐसे कर लो। वैसे तो सीधा हो रहा है इसके 4 और 3, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है इसे भाग दे लिया करो। देखो 4 और 3 हो गया क्या, तो क्या लिख दोगे, माइनस का तो 4 ले लो बढ़िया वाला, प्लस का 3 ले लो, -6 बराबर 0, 2 कॉमन ले लो 2x, तो बचा क्या, 2x कॉमन आ गया तो x -2, इधर से 3 कॉमन ले लो तो बचा क्या x -2 बराबर 0, फिर x -2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचा 2x + 3 बराबर 0। शून्य के बराबर कर दो, x -2 बराबर 0, तो एक शून्य तो आ गया x बराबर 2, 2x + 3 बराबर 0, तो शून्य बराबर, तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2, तो ये शून्य हो गए। अगला प्रश्न देखो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर है तो दोनों को या तो अलग अलग मान लो, या एक संख्या को मान लो दूसरी निकाल लो उसे। अलग अलग मान लिया, मान लो पढ़ने तो मानना, एक संख्या x और दूसरी y, दोनों का अंतर x - y बराबर 26। प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लो x है, बड़ी है ये, दूसरी संख्या की ये कितनी है, 3 गुनी। ये समीकरण 2 होगी, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों से हल कर लो। यहाँ से x का मान रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 व 2 से x का मान रख दो, तो x का मान कितना है, 3y, 3y - y बराबर 26, 3y में से y तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 यानी 13 आ गया। तो समीकरण 2 से x बराबर 3 गुणा y का मान 13 रख दो, तो x बराबर 39। तो एक संख्या 39 और एक संख्या 13 आ गई, इन दोनों का अंतर था यहाँ ना। अब वैसे भी देख लो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, 13 का 3 गुणा 39 होता है, दोनों का अंतर 26 होता ही है, तो ये हो गया। अगला फिर से थेल्स प्रमेय का आ गया। आपको दे रखा है DE समांतर है BC के, तो आप लिखोगे DE समांतर BC दे रखा है, तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाने पर फिर थेल्स प्रमेय लगा देना। तो थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, AD/DB बराबर AE/EC होगा, और यहाँ से आपके x का मान आ जाएगा, तो ये आएगा x/x - 2 बराबर x + 2/x - 1, गुणा कर लो, वज्र गुणा इसका इससे इससे मैं कैलकुलेशन करके गुणा कर रहा हूँ। x का x से किया तो x² - x, इधर किया प्लस माइनस है, तो इधर तो क्या हो जाएगा, सीधा ही x² - 4 हो जाएगा। मैं सीधा कर रहा हूँ, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 4 आ गया, 4 इकाई, है ना। तो आसान है काम, कोई खास बड़ी बातें नहीं है। आगे देखो, आपको बीच की दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है, कोमा का चिन्ह है ना, और आपको बीच की दूरी 5 इकाई दे रखी है, तो बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। देखो 2 बिंदु है कोई, और आपको x का मान पूछा है, इसका मान x का मान, इसके निर्देशांक है x व 3, इसके निर्देशांक है 5 व 7, और बीच की ये दूरी है 5 इकाई है।
तो अपने को पता है कि बीच की दूरी बराबर होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बीच की दूरी 5 है और इनके मान रख दो। x2 कितना आया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 वर्ग वर्ग कर दो। 5 का तो कितना हो गया 25 हो गया। फिर 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 16 हो गया। 25 में 16 गया तो 9 आ गया। तो 9 बराबर 5 माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ x से मान आ जाएंगे। यहाँ आप सीधा ही वर्गमूल ले लो, या आपको यदि नहीं आता तो इसका स्क्वायर खोल के ले लेना। तो वर्गमूल लेओगे तो ये प्लस माइनस में आएगा 3, इधर आएगा 5 माइनस x। एक तो x का मान चाहिए तो x को इधर ले लो, तो x बराबर 5 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, माइनस वाला इधर प्लस। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस लोगे तो x बराबर 5 प्लस 3 यानी 8 हो गया। एक बार माइनस चिन्ह ले लो तो x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया। तो ये आंसर हो गया, x के 2 मान आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, tan a बराबर 1 दे रखा है, तो tan में 1 कब आता है tan 45 पे आता है। तो यहाँ से क्या हुआ a बराबर 45। और ये देखते हैं, आपको पता है कि अबसद में सेम ही प्रश्न आया था। मान रखते 2 साइन 45 कोस 45। मैंने बोला था ना साइन 90 होता है और मान 1 होता है। आगे हल करोगे तो 2 साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2। √2 से गुणा होगा तो 1/2, 2 से 2 कट गया, उत्तर 1 आ गया। तो आसान प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें किसी भी प्रश्न में। अगला देखो, दो खंभों के शीर्ष उनकी ऊंचाई से 20 और 14 मीटर तार। तो 2 खंभे खींचने अपने, एक तो ये रहा खंभा और एक थोड़ा छोटा है, मान लो ये रहा। ये अपन जमीन ले लेते हैं। ये 2 खंभे हो गए, ठीक है। 2 खंभों के शीर्ष से उनकी ऊंचाई 20 मीटर है, एक तो 20 मीटर है ये तो, और ये 14 मीटर है, ठीक है। एक तार से जुड़े, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ है, ये कह रहा है कि जो तार है ना वो इस क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण, तो ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसकी क्षैतिज होगी, ये वाली। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, एक तार में इन ABCD, ये नाम नहीं लिखता हूँ ना। तो एक तार जुड़ा हुआ है, ऊपर तार है, ये तार 36 से 30 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ये पूछिए आपको, ये तार की लंबाई मान लो ये अक्स है। अब देखो ये ऊपर वाले कितनी बची, ये वाले, तो ये क्या होगी 20 माइनस 14 होगी, ये वाले 20 माइनस 14 यानी कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। इस त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज हो गया मान लो ये ABC है, तो त्रिभुज ABC में। अब देखो ये वाली भुजा, एक तो ये भुजा और ये भुजा, ये सामने कोण है तो ये तो लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण है तो क्या लगाओगे बताओ, साइन लगाओगे लंब और कर्ण में। तो आपने लगाया साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 6 बटा कर्ण का मान अक्स। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6 बटा अक्स, वजर गुणा कर दो तो अक्स बराबर आ गया 12 मीटर। अक्स बराबर कितना आ गया 12 मीटर आ गया। अगले क्वेश्चन पे देखना, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। कौन से हैं 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो। ये मान लो 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। फिर आगे देखना, कह रहा है वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी 3 सेमी, तो बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई क्या थी जो छोटे को स्पर्श करती है। बड़े वर्त की वो जीवा निकालनी है जो छोटे वाले को स्पर्श करती है, ये वाली। देखो ये इसका मान लो केंद्र है, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ, ये वाली।
ये वाली होगी 5 सेमी कि बड़ी वाली त्रिज्या है। और ये कितनी होगी 3 सेमी क्योंकि कौन सी है छोटी वाली है। अब यदि आपके पास ये मान आ जाए ए बी वाला तो आपका काम हो सकता है। तो आपको पता है कि त्रिज्या और ये इस स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है लंब होती है। इसका मतलब बी कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। क्यों क्योंकि त्रिज्या लंब होती है स्पर्श स्पर्श रेखा पर। अब बी 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा दो। ये बोधायन पर में पाइथागोरस लगाओगे तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर। देखो मैं अब सीधा लगा रहा हूँ कर्ण यहाँ 5 है 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी निकल जाएगी 5 का 25 3 का 9 प्लस ए बी स्क्वायर 25 में से 9 गया तो 16 ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ए बी का मान 4 आ गया। तो आपको पूछे जीवा की लंबाई तो जीवा तो ए बी सी ये डी है। तो फिर ए डी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी डी होगा। देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो 4 4 कितने हो जाएगी 4 प्लस 4 बराबर 8। कोई कहते ये कैसे 4 होगी। तो यदि आप इधर भी मिलाओगे ना ऐसे तो भी ये मान भी कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आओ। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो सीधा कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ आपको ऐसे लिखना होता है दिया हुआ है आर बराबर ये 21 सेमी थीटा बराबर 60 डिग्री फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर लगा के फिर लिखते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। थोड़ा अपन स्पीडली चल रहे हैं तो आप कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो या कुछ हो तो देख लेना। देखो 60 का भाग 360 में 6 बार 7 का भाग इसमें 3 बार 3 का 6 में 2 बार 2 का इसमें 11 बार। तो क्या बच्चा आपके पास 21 गुणा 11 बच्चा। तो ये आ जाएगा 1 2 और 1 3 और 2 231 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल था ना। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी है। आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है वर्त है तो बेलन है तो वर्त होगा। नीचे तो पाई आर स्क्वायर 154 दे रखा है और ऊंचाई दे रखी आपको पूछा है इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ देखो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो पहले आप क्या करो इसके बराबर जो दे रखा है उसे आर का मान निकालो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर का मान निकलेगा कितना 22 का भाग 154 में 7 बार और आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। तो आर बराबर तो आ गया 7 सेमी आ गया। कितना आ गया 7 सेमी आ गया। देखो ऊंचाई एच बराबर 15 दे रखी है और आर 7 आ गई। वक्रपृष्ठ लगाओ तो यहाँ लिखोगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 आर का मान 7 और एच का मान 15। 7 से 7 कट गया 15 दूना 30 30 गुणा के 66 660 क्षेत्रफल है ना। तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये सेमी स्क्वायर था। आगे देखो तो आसान प्रश्न है। प्रश्न में कुछ खास नहीं है। इसमें देखो अक्सर एफ दे रखा है तो मैं यहाँ नीचे निकाल रहा हूँ एफ एक्स निकालना था आपको। तो 5 गुणा 8 किया तो 40 ये 36 ये वास्तव 84 ये 56 ये 9 पंजे 45 और ये 10 गुणा 6 किया तो 60 हो गया। अब इनके जोड़ करने थे। इन्हें आपको क्या निकालना था एक तो सिग्मा एफ क्या निकालना था सिग्मा एफ। एक तो इनका जोड़ और एक सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ देखो 8 6 14 14 और 7 21 21 और 5 26 26 और 6 32 और 32 और 12 34 और 10 44 हो गया ये। और देख लेना आपको जोड़ बाकी में कुछ दिक्कत हो। इधर से जो ऐड किया था आपने 4 5 11 11 4 15 15 और 6 21 6 6 3 9 अरे 17 22 26 26 अरे 6 32 हो गया। तो यह आया 321 आ गया। तो आपका क्या था माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया है ना। बस सूत्र लगाना था। कैलकुलेशन देख लेना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये 321/44 हो गया। इसमें भाग दे लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन ज़रूर देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो। एक पाँचे पर 6 फलक दे रखे हैं। ये वाले 6 फलक है पाँचे पर। ये वाले
6 पर लग दे रखे हैं ऐसे। पासे को एक बार फेंका जाता तो इसकी क्या प्रायिकता, देखो एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम तो कितने दे रखे हैं, 5 से पर 6 पर लगा तो कुल परिणाम तो 6 हो गए। पहला प्रश्न लिखो, फिर ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 कैसे, क्योंकि ए 2 बार आए हैं, प्रायिकता क्या होगी 2/6 यानी 1/3। दूसरा प्रश्न देखो, डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितना, 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, कुल परिणाम 6 है ना। तो ये प्रश्न थे। आगे वाले क्वेश्चन देखो, अब सब प्रश्न सरल ही हैं, तो हमें अपने इनमें आप क्या तो दो ऑप्शन है अपने वाले प्रश्नों में कि ये कर लो या कर लो, तो कोई सा भी एक क्वेश्चन अपने को करना है। देखो 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये प्रश्न आपको पूछा है, तो मैं ऊपर वाला करा देता हूँ। अब देखो 4 का गुणज यानी 10 से इनके बीच में, 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 12 में जाएगा, पहला 12 बाद में 16 फिर 20 ऐसे चलेगा। लास्ट देखो 250 में 4 का भाग जाता है क्या, 250 में 4 का भाग, तो अपन ने दिया 6 चौका 24, 1 0 4 दूनी 8, नहीं जा रहा, तो किस में जाएगा 248 में जाएगा। तो लास्ट कौन सी होगी 248 होगी। आपको पूछा कितने गुणज यानी एन का मान पूछा है, दे क्या रखा है, ए बराबर 12, डी बराबर 16 - 12 यानी 4, ए एन बराबर 248। तो पूछा क्या है, एन पूछा है, एन वाला सूत्र लगाना था बस। सूत्र लगाया तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, ए एन का मान 248, ए बराबर 12 प्लस एन -1 डी का मान 4 गुणा कर लो, 248 इधर 12 प्लस 4 का गुणा किया तो 4n - 4, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 प्लस 4n, 8 इधर घटा दो 240 बराबर 4n, 4 का भाग दे दो तो n बराबर आ गया 240/4 यानी 6 चौका 24 यानी 60 आ गया। तो कितने गुणज है, 60 गुणज है। 250 में 4 की कितने कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता है, तो 60 संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलो, तो ये थोड़ा अगला 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग, तो ये भी आसान है, 0 से 50 में विषम संख्याओं का योग, वही संख्या लिख के करना था, 0 विषम होती नहीं है, तो 1 से लेके गुण 50 तक की संख्याओं का योग करना था। अगर देखो एक ए बी सी और डी आपको समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पीक का मान पूछा है, क्या पूछा है, पीक का मान पूछा है। देखो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो अपन ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो रहा होगा, तो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष है देखो, तो इसके शीर्ष मान लो ये ए है, ए बराबर 6 1 है, बी बराबर, अब देखो इन दोनों में से आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हो, सी बराबर 9 4 है और डी बराबर पी और 3 है। अब देखो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको पीक का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, पीक का मान। तो देखो इसका जो बिंदु निकलेगा ये वाला, ये इसका मध्य बिंदु होगा, तो आसान प्रश्न है, इन दोनों से क्या कर लो, इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लो और इन दोनों से भी इस बिंदु के निर्देशांक, तो ये बिंदु के निर्देशांक सेम आएंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, तो इसका अपन ऐड करेंगे तो 6 + 9/2, इधर से देखो 6 + 9/2 और इधर से करेंगे तो मैं सीधा कर रहा हूँ, ये p + 8/2, वैसे लैंग्वेज लिखनी पड़ती है लेकिन अपन सीधा लिख रहे हैं आंसर, तो 15 p + 8, तो p बराबर 15 - 8 यानी 7 हो गया, सीधा आंसर आ गया। वैसे आप इससे भी इसको कर सकते थे, तो 2:3 में तो अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, कोई ये 2 बिंदु है -1 7 4 3, ये बहुत आसान था। और इसको मिलाने वाला बिंदु को 2:3 में विभाजित करता है, किस में करता है, यहाँ पर कोई बिंदु है वो 2:3 में विभाजित करता है, इस बिंदु के निर्देशांक यानी अक्सर y निकालने थे, तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना था, अक्स बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, इधर से
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 तो आसान प्रश्न था। आगे देखो, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। देखो ये बनाते हैं अपन। तो इनमें से भी दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते थे आप, है ना। देखो चित्र वाले प्रश्नों में चित्र अवश्य बना के आया करो परीक्षा में। ये मान लो चित्र कह रहा है कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ये जो अपने को दे रखा है ना वो एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है। दिया हुआ क्या है अपने को कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? समांतर। देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब AB समांतर है CD के तथा AB बराबर भी है किसके? CD के। दूसरा BC समांतर है किसके? AD के, और BC बराबर भी है किसके? AD के। ये चीज़ अपने को दे रखी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB भी बराबर है किसके? BC के। तो AB BC के बराबर हो जाएगी, सभी हो जाएगी एक तरीके से। वैसे AB BC CD और AD सब बराबर सिद्ध करनी है। यानी अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। तो उपपत्ति लिखेंगे अपन। आसान प्रश्न है, कोई खास बात नहीं है। जो उपपत्ति में करोगे आप, वो जब उपपत्ति तो देखना, जो A बिंदु है ना, ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकल रही है, तो किसी एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो जो बीच वाले पॉइंट है इनको मैं नाम दे दूं, यदि E F G और H, तो बताओ AE किसके बराबर होगी? AH के। AE किसके बराबर होगी? ये वाली और ये वाली, एक ही बिंदु से। ऐसे देखो BE किसके बराबर होगी? BF के। तो अपन ने लिख दिया BE बराबर है किसके? BF के। ऐसे देखो CF किसके बराबर होगी? GC के। तो अपन ने लिखा, देखो BF वाली साइड में CF लिख रहा हूँ, तो CF बराबर GC, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी काम आएगी। ऐसे देखो DG किसके बराबर होगी? HD के। तो HD मैं इधर लिख रहा हूँ, AE वाली साइड, AH वाली साइड। तो ये तो हो गया ASD, और इस GC की साइड में क्या लिख रहा हूँ? DG, है ना। अब देखो आगे सुनना बात। यदि आप इन सबको जोड़ते हो, इनको समीकरण का नाम दे दो। मान लो ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4, सबको आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि AE प्लस BE प्लस GC प्लस DG बराबर है किसके? AH प्लस BA प्लस CA प्लस SD के। अब जब आप चित्र से देखोगे तो आप नोट करोगे जो AE प्लस BE है तो वो तो क्या है? AB है। और जो GC प्लस DG है वो क्या है? DC है। और AH प्लस DH जो है या SD, ये क्या है बताओ? ये क्या है? AD। और BF प्लस CF है वो क्या है? BC है, ये वाली, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये सारांश निकला। इसका मतलब हुआ कि AB प्लस CD बराबर है किसके? AD प्लस BC के। अब आपको देखो ऊपर है जो दे रखा था, इसको मैं यदि समीकरण A दे दूं और इसको समीकरण B दे दूं, तो समीकरण A और B से क्या हो गया? देखो समीकरण A व B से, देखो जो AB है वो तो CD के बराबर है, तो AB का मान CD रख दो। तो AB की जगह तो हमने रख दिया CD प्लस CD। और दूसरी बात देखो, जो AD है वो किसके बराबर है? BC के। तो AD की जगह अपन BC रख सकते हैं, तो BC प्लस BC, तो दो हो गया, तो 2 CD बराबर 2 BC। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब CD बराबर BC। बात समझना, ये समीकरण आपकी 4 होगी। CD बराबर तो BC, और आपको पता है कि CD बराबर यदि BC हो गया, ये आपस में बराबर हो गए, तो चारों ही बराबर हो गए। तो अपन ने लिख दिया कि समीकरण 4 व समीकरण A व B से,
ए व बी से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अतः ये क्या कौन सा चतुर्भुज हो गया। यदि ये समांतर चतुर्भुज है तभी समचतुर्भुज है, ये ध्यान रखना। तो ये समचतुर्भुज है। अगला जो क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के आमने सामने की भुजाओं के वर्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। जो वर्त की भुजाएं हैं वो केंद्र पे क्या करती है, कोण अंतरित करती है। देखो कैसे, इसमें क्या वो चित्र बनाना था और कह रहा है कि वर्त के परिगत बने एक चतुर्भुज की, वर्त के परिगत चतुर्भुज बनाना है। ये ले लेते हैं, मान लो वर्त के परिगत बने एक चतुर्भुज की, ये वाला चतुर्भुज है, इसको अभी समांतर नहीं बोल रखा है इसने। तो इसमें ऊपर वाले में बता रहा हूँ मैं, इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि ये ऐसे बढ़ाने पड़ते हैं, ये दोनों को इनके विकर्ण आपस में मिलाने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये कोण बन रहे हैं ना, ये एंगल, उनसे ये निर्धारित होता है कि ये कोण कितने डिग्री के हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सिद्ध करना पड़ता कि कोई सा भी एक ये मॉडल ले लेते पकड़ के, इनको बराबर सिद्ध कर देते अपन, यानी सर्वांग सम सिद्ध कर देते, तो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसे इनको सर्वांग सम हो जाते, ये ऐसे ये होते, ऐसे ये होते। तो कुल मिलाकर फिर आप इनको और इनको आपस में कन्वर्ट करते तो उनका योग 180 डिग्री आता। तो ये ऐसे था, तो कोई सा एक करना था। अब दोनों साइड वाले अपन कर नहीं सकेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा अभी बड़ा है, क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई अपने। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं अपने, तो मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ इनके। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपको पूछा है माध्यक, इसमें माध्यक पूछा है तो मैं ऊपर वाला करा लेता हूँ। अब देखो माध्यक पूछा है तो आपको बारंबारता एफ दे रखी है, तो आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी। तो मैं यही निकाल रहा हूँ सी एफ। देखो पहले 4, फिर ये इसमें जुड़ेगा तो 32, फिर इसमें जुड़ेगा, कहने मतलब यदि इसको अपन लिखते प्रश्न को तो ऐसे तो लिखते 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इधर लिख देते अपन 4, 28, 42, 20 और 6। आप निकालते सी एफ। तो क्या करते, पहले तो 4 लिखते, फिर 4 में 28 जुड़ा तो 32, 32 में ये जुड़ा तो 76, 4 3 7 76, 74 में ये जुड़ा 20 तो 94 जुड़ा तो 100। अब जो ये 100 आता है ना, वो किसका मान आता है, कैपिटल एन का मान आता है। करते क्या अपना n/2 करते हैं, 100/2 यानी 50 से ठीक बड़ी सी एफ देखते हैं। ठीक बड़ी सी एफ कितनी है बताओ, 50 से ठीक बड़ी सी एफ ये वाली है। तो अपन ने लिख दिया ठीक बड़ी सी एफ 76 है। अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 है। अब जो माध्यक वर्ग वाला होता है ना, उसी का जो छोटे वाली सीमा वो एल का मान होता है, तो एल बराबर तो 20, और इसी का जो मान आता है ये एफ वाला, ये एफ का मान यानी एफ बराबर 42। इससे जस्ट ऊपर वाली होती है वो सी एफ यानी 32। एच इनका वर्ग अंतराल 20 और 30 का 10, बस मान रखने थे। तो सूत्र लगा दिया, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। एल देखो 20 प्लस n/2 100/2 यानी 50 माइनस सी एफ 32 बटा एफ, एफ कितना है 42 और गुणा एच, एच यानी 10। तो यह आया 20, 50 में से 32 किया तो 18/42 गुणा 10 हो गया। तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 18 और 7 6 42। तो आया 20 प्लस 30/7, 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 और 8 7 7 ऐसे कुछ आएगा। तो आएगा 24.48। इनको वैसे एग्जाम में जब आप आंसर लिखो तो इनको आपको ब्रैकेट में लिखे होंगे, आपने लिखना चाहिए ब्रैकेट में। ये 2 प्रश्न है, देखो कोई सा भी कर लो इनमें से, चाहिए कर लो चाहिए वाला। तो इसके जो नीचे वाला प्रश्न था उसमें आपको माध्य निकालना था। ये माध्य दे रखा है
और आपको क्या निकालना था, इस के का मान निकालना था। तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या था, इसमें क्या माध्य एफ एक्स निकाल लेते अपन, फिर फॉर्मूले में फिट करते और वज्र गुणा कर लेते तो के का मान आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है तो कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजाएं निकाले। देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन, ऊपर वाला ही करा देता हूँ मैं ना। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखो प्रश्न कह रहा है उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि आधार को आपने अक्ष मान लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 कम, तो अक्ष -7 हो जाएगी। और कर्ण आपको पास में दे रखा है कितना, 13। बस सब अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये अन्य दो भुजाएं निकालनी थी। अब देखो इसमें क्या है कि आपको पाइथागोरस ही लगानी है, कुछ चित्र नहीं भी बनाते आप। तो कर्ण देखो 13, आधार से 7 कम है, आधार को अक्ष माना तो ये कितने हो गए, अक्ष -7। तो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हल करना था, 13 का 169, इधर अक्ष स्क्वायर, इधर इसको खोल लेते हैं। तो अक्ष स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 अक्ष और फिर 7 का गुण 50। तो 169 अक्ष स्क्वायर यानी 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष प्लस गुण 50। एक साइड कर लो, एक साइड करोगे तो आएगा 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष प्लस गुण 50। ये तो थे ही अपने, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया बराबर 0। तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष, इसको घटा लो आपस में तो ये 0, 120 बचा। जब ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक बार 2 से डिवाइड कर दो, अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष। थोड़े टुकड़े करने में सरल होगा और कुछ नहीं है। अब देखो टुकड़े नहीं होते, इन दोनों का मल्टीपल देखो क्या है, 60 है। फिर 60 के ऐसे टुकड़े करो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 30 फिर 2 का 15 फिर 3 5 और फिर 5। अब इनमें गुणा जोड़ बाकी करें तो ये आए कितने, 7। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 हो जाएंगे। तो ये हो गया अक्ष स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अक्ष कॉमन ले लो, अक्ष प्लस 12, 5 कॉमन ले लो, अक्ष प्लस 12 बराबर 0। अक्ष 12 कॉमन आ गया तो अक्ष प्लस 12 बाहर कॉमन, इधर अक्ष माइनस 5 बराबर 0। तो अक्ष बराबर -12 और अक्ष बराबर 5 हो गया, है ना। तो आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगला 21वां प्रश्न देखो, इसमें से भी कोई सा एक प्रश्न उठा लेते हैं। तो अपन पहले वाला देखो, इसका जो दूसरा प्रश्न था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को अक्ष मान लिया, दूसरे को अक्ष प्लस 1 मान लिया। वर्गों का योग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग किसके बराबर है, 365 के। इसको भी वर्ग खोलना था, बस वर्गों का योग दे रखा, सरल था ये भी। मैं सभी के पहले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। देखो इसमें क्या करेंगे, अपन LHS लेते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, कोट का होता है कोस बटा साइन थीटा होल स्क्वायर थे। क्या करोगे, साइन थीटा कॉमन ले लो तो ऊपर आया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर तो आपको 1 माइनस कोस ही बनाना है, नीचे थोड़ा सा बदलाव है। तो आप क्या करो, 1 माइनस कोस थीटा, ये ऊपर वाला तो होल स्क्वायर लगा दो, यही रख लो। नीचे वाला का देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये सूत्र इसकी है। ये होल स्क्वायर इसकी अलग लगा दी, इसकी अलग लगा दी, है ना। आगे देखना, अब आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर तो आएगी यहाँ। अभी साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, आपको क्या आता है बताओ, कि 1 माइनस कोस थीटा, ये तो पढ़ा ही है। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। माइनस से माइनस कट गया तो आपके आंसर आ गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यही आपका RHS था, है ना। दूसरा देखो, दूसरे वाला आप करते तो कोसेक और साइन था, तो कोसेक को 1/sin लिख देते, और सेक को 1/cos, और टेन को
साइन बटा कोस, कोट को कोस बटा साइन, और इनकी कैलकुलेशन आप करते तो ये भी अपने आंसर आ जाता। तो ये चीज़ें थी। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें एक तो कल्पित माध्य मान करते हुए थोड़ा सा लैंग्वेज में बढ़ा जाएगा, और एक देखो आसान प्रश्न आया था, आपको बहुलक निकालना था, तो आप बहुलक वाले प्रश्न करते हैं आराम से। तो मैं कल्पित वाला छोड़ रहा हूँ। कल्पित में देखो क्या होता है कि अभी ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ, तो यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना, अक्स का मान निकलेगा, ये एफ का मान है। फिर इस अक्स में से कोई एक मान है 17.5 आएगा, उसको मानना है, और आपको डी का मान निकालना है। तो डी क्या होगा, अक्स माइनस 17.5 होगा। फिर अपना फॉर्मूला लग जाएगा कि एक्स बार बराबर ए, जो कल्पित माध्य बना था, प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सरल है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन और टाइम लेने वाला पर्सन है। वीडियो अपना वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं एक बहुलक वाला पर्सन करा रहा हूँ आपको। क्या करना है, पहले अक्स निकालो वर्ग अंतराल से, फिर उसमें से 17.5 है ना, उसको ए मान लो, तो यहाँ से फिर डी निकल जाएगा अक्स में से घटा के। पहले अक्स निकाला, फिर डी अक्स में से घट के आ जाएगा, फिर सूत्र लगा देना बस, और कुछ नहीं है। बहुलक में देखो 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 11 बारंबारताएँ दे रखी है, 7 8 2 2 और 1। तो अपन लिखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता 8 है, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बोलो, 3 5 है। अब जो बहुलक वर्ग होता है ना, उसी से अपनी कहानियाँ चलेगी। इसका जो ये छोटे वाला मान है, ये एल का मान हो जाएगा। ये एफ अपने चल ही रही। अब देखो बहुलक वर्ग वाला जो एफ है ना, वो एफ 0 होगा, एफ 1 होगा। इससे ऊपर वाला एफ 0 होगा, और नीचे वाला एफ 2 होगा, ये ध्यान रखना बस। और जो इनका अंतर है वो एच का मान हो जाएगा। तो देखो एल बराबर तो 3, एफ 1 8, एफ 0 7, एफ 2 2, और एच का मान 5 - 3 यानी 2। सूत्र लगा दो, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख दो बस। तो L का मान देखो 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 बटा 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 गुणा H का मान 2। कैलकुलेशन कर लो, 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 8 दूनी 16, और 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, गुणा 2। तो ये आया 3 प्लस, देखो इसमें से ये घटाएंगे अपन, 8 - 7 सही करें ना, तो इसमें से घटाएंगे तो ऊपर तो 2 आ ही गया, नीचे इसमें से घटा दो तो 7 बचेगा, और 2 बटा 7 आएगा। 2 में भाग दे दो 7 का, तो पूरा जाता नहीं, तो ये हुआ पॉइंट। फिर 7 दूनी 14, और फिर आया 6, तो 8 2 7 56, यानी ये आएगा, तो ये आएगा 3.28, ऐसे कुछ बहुलक लगभग मान है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने क्या थोड़ी लैंग्वेज कम लिखी है और क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से आपको कराए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार देख के अपना मिलान कर लें, और अपना कितना स्कोर आ रहा है वो कर लें आप। आगे अपन जल्दी जनरल मैथ्स की क्लासें लाएंगे। और देखो अपने दोस्तों को जो 10th वाले बच्चे हैं उनको एक बार ये वीडियो भेजें, तो आपको वो भी स्कोर बताएंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आपके कोई दोस्त ये वीडियो देख लेगा तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेपर तो हो चुका है। तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।